जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे स्पोर्ट्स को। हमने आपसे कहा था कि थोड़ा 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 धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे, चीज़ों को समझ के आगे बढ़ते रहेंगे, और साथ में आप पुरानी चीज़ों का रिविजन एक करते रहेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम? ओलंपिक्स को पढ़ रहे थे। ठीक है, रिवीजन करते हो ना? कभी पता चले ऐसी हवा में जाने देते हो कि ठीक है। रंजीत, तेजपाल, ऋतिक, विवेक, भानु, रिम्पी, शालिनी, नेहा, जोगेश, बुलबुल, सारे साथियों का बहुत स्वागत है। ये हम कल बात कर चुके थे। कौन बना है? प्यूमा के साथ में इसकी क्या हुई थी? पार्टनरशिप हुई थी। अडानी क्या बना था? अडानी आपका साथी स्पॉन्सर बना था। ओके। और आपका किस किस ने आपका साथी संन्यास लेने की घोषणा की, ये भी मैंने आपको बताया था। रिटायरमेंट ले लिया था किसने? रोहन बोपन्ना और पीआर सीजेस ने। और भारतीय सेना के जो काबिलन साई थे, कौन बने थे? रेफरी बने थे बॉक्सिंग में। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। यहाँ से शुरू करेंगे, देखेंगे ध्यान से। ज्योति याराजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़, बाधा दौड़ समझते हैं? बाधा दौड़ बोले तो आपका साथी कैसा? हर्डल रेस, जिसमें खिलाड़ी दौड़ता रहता है तो क्या होती हैं? आपका बाधाएं होती हैं जिनको जंप करके आगे जाना होता है दौड़ते समय। जी भैया। भारतीय धावक अविनाश सांबले 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में 11वें स्थान पर रहे। बहुत चांसेस थे, बहुत उम्मीदें थी अविनाश सांबले जी से कि वो इस बार ओलंपिक में मेडल लेके आएंगे, लेकिन किस स्थान पर रह गए थे? 11वें में। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, अविनाश सांबले का संबंध किस खेल से है? तो आप बोलेंगे स्टीपल चेज से। ठीक है, स्टीपल चेज मतलब लगभग एक पैदल चाल होती है। भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक 41 मेडल जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज है। ये बात हम कर चुके थे। यहां पर देखिए, फर्स्ट पर कौन आया है? आपका अमेरिका। और सेकंड पर चाइना रहा इस बार के पेरिस ओलंपिक में। ये किसका टेबल है? हम पढ़ रहे थे दोस्त आपका पेरिस ओलंपिक 2024 को, पेरिस ओलंपिक 2024। फर्स्ट रैंक किसका आया भैया? अमेरिका। सेकंड चाइना। देखो दोनों के गोल्ड बराबर हैं, तो भैया कैसे पता चला होगा ये फर्स्ट पर ये सेकंड पर? ये मेडल बराबर हो गए तो फिर इन मेडल्स को देखेंगे। ये दोनों बराबर हो जाते तो ब्रॉन्ज को देखते। ये तीनों बराबर हो जाते तो भैया फिर तो संयुक्त रूप से ही आते, फिर तो आपका कंबाइंड देना पड़ता। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। संजना सागर जी बहुत बढ़िया। अच्छा, पाकिस्तान की रैंक कितनी आई बताएंगे एक बार? ये छठे नंबर पे नहीं है पाकिस्तान का भी, ये सोच लो छठे पे है। नहीं, ये याद रखनी है आपको साथ लो। तो पाकिस्तान किस रैंक पे आया था ये आपको बताना है, और भारत की रैंक, ये दोनों आपसे जानना चाहूंगा। ठीक है, पाकिस्तान का एक गोल्ड आया, सिर्फ एक ही मेडल जीता था आपका, कल हम जिक्र भी कर रहे थे इनका। और भारत को इस बार कोई गोल्ड नहीं मिला, लेकिन एक सिल्वर मिला और 5 क्या मिले हमको? ब्रॉन्ज। कुल मिला के 6 मिले हमको मेडल। ठीक है, बताएंगे भैया पाकिस्तान और भारत की रैंक क्या आई? डोमिनिका और पाकिस्तान ने एक एक गोल्ड जीता, मतलब डोमिनिका भी एक गोल्ड जीता था और पाकिस्तान भी। लेकिन वर्णमाला व्यवस्था के कारण, किसके? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी पहले आएगा कि पी पहले आएगा? तो डी फोर डोमिनिका पहले आएगा भैया, और पी फोर पाकिस्तान बाद में आएगा। तो अगर कभी बराबर हो जाए तो फिर कैसे देंगे आपका? तो भैया फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देंगे। ओके, डोमिनिका को 61वां स्थान दिया गया। आप मेरिट जानते हो ना? मेरिट में अगर मान के चलो आप दो बच्चों के अंक बराबर हैं कहीं पे, तो किसको सबसे पहले लिया जाएगा? जिसकी एक तो एज ज्यादा है, और एज भी अगर बराबर हो जाए तो किसको लिया जाता है? फाइनल सेलेक्ट किसको किया जाएगा भैया? जो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आ जाए, यानी वर्णमाला में जिसका नाम पहले आ जाए। ठीक है। तो जबकि पाकिस्तान को कौन सा स्थान दिया गया है? 62वां। भारत का स्थान किस किस बच्चे ने बताया भैया? इंडिया की रैंक 71 आई, 71 आई इंडिया की रैंक। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत? चौथे स्थान पे आने वाले एथलीट कौन थे? अर्जुन बबूता। ये सिर्फ नाम पढ़ने, इसकी एक रीडिंग लगाएंगे, इससे क्वेश्चन बहुत कम बनने के चांसेस होंगे, लेकिन कोई बन जाए तो छोड़ना नहीं है। अर्जुन बाबूता 10 मीटर पुरुष एयर राइफल में 4th प्लेस। मनु भाकर 10 मीटर में तो ये जीत ली थी मेडल, लेकिन 25 मीटर में, जहां पे इनसे गोल्ड की उम्मीद थी क्योंकि इनका सबसे मजबूत स्पोर्ट ही 25 मीटर है, उसमें ये 4th प्लेस पर रह गई थी।
मीराबाई चानू फोर्थ पोजीशन पर रही, और आपका अंकिता भगत और धीरज बोम्माना देवरा ये साथी आपका किस में रहते, आर्चरी में, तीरंदाजी में। इन जो खिलाड़ी होते हैं ना जो फोर्थ प्लेस पे होते हैं, आने वाले एग्जाम्स में इनके स्पोर्ट्स पूछ लिए जाते हैं। पूछ लेगा अंकिता भगत किस स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं, तो क्या बोलोगे, आर्चरी, अर्थात भैया जी तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं। लक्ष्य सेन, इनसे भी उम्मीदें थी। कांस्य पदक मैच में मलेशिया के लाजी जिया से हार गए, तो कौन से प्लेस पर रहे थे लक्ष्य सेन, कौन सा गेम खेलते हैं लक्ष्य सेन, भैया बैडमिंटन। क्या बोलोगे, ये बैडमिंटन को खेलते हैं, तो बैडमिंटन में कौन से पाए थे, फोर्थ प्लेस पर आए थे। लक्ष्य सेन पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलेसन से हार गए और वह पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। अब से पहले कोई सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचा बैडमिंटन में, तो ये पहले इंडियन है। आपसे कभी भी पूछेगा कि ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले बैडमिंटन कैटेगरी में कौन है खिलाड़ी, तो भैया लक्ष्य सेन है। बच्चों इनको रटना नहीं है, फैक्ट्स को कभी इनको रटने लग जाओ कि सेमीफाइनल में डेनमार्क का किसको हराया, आपका एक्सेलसन, इनको ये सब नहीं याद करना, सिर्फ की पॉइंट्स कि लक्ष्य सेन फोर्थ प्लेस पर रहे, बैडमिंटन खेलते हैं, क्या बोलते हैं, और पहली बार ऐसे इंडियन बने जो सेमीफाइनल में पहुंचे। ठीक है। शूटिंग मिश्रित स्की टीम महेश्वरी चौहान और अनंत सिंह ये क्या बोलेंगे, चाइना से हार गए। तो आपसे पूछेगा महेश्वरी चौहान किस खेल से संबंधित हैं जो चौथे स्थान पर रही, शूटिंग से, डबल्स में। ठीक है, यहां पे हमारा ओलंपिक खत्म होता है। अब जो हम ओलंपिक अब तक पढ़ रहे थे उसको हमने बोला था कौन से ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन, जो गर्मियों में होते हैं। भाई कौन से महीने में हुए थे पेरिस के ओलंपिक, बताएं, गर्मियों में हुए थे कि सर्दियों में हुए थे, तो आप बोलेंगे भैया ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी समर हम पढ़ रहे थे। एक होते हैं आपके विंटर ओलंपिक्स, तो विंटर ओलंपिक्स कब होंगे, विंटर बोले तो शीतकालीन, जो ठंड के समय पे होंगे भैया, किस समय पे होंगे, ठंड के समय पे होंगे। तो ठंड के समय पे होने का क्या मतलब है, सर्दियों, छोटी सी बात है। शीतकालीन ओलंपिक खेल, जैसे इसमें क्या होता है, आइस से रिलेटेड जो आइस के इवेंट्स होते हैं, बर्फ पे जो खेल खेले जाते हैं सर्दियों में, और बर्फ पे आइस हॉकी हो गया, स्पीड स्केटिंग हो गया, स्नो बोर्डिंग हो गया, फ्री स्टाइल स्कीइंग हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये याद रख लेनी है कि सबसे पहली बार शीतकालीन यानी कि आपका जो विंटर गेम्स हुए थे वो कब हुए थे, तो विंटर गेम्स पहली बार हुए थे 1924 में सैमोनिक्स फ्रांस में। अब मुझे फटाफट से आंसर करो, अब हम एक कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, ओलंपिक गेम्स थे, तो मुझे बताओ ओलंपिक गेम्स पहली बार कब हुए, भैया जो एंशिएंट ओलंपिक थे वो तो हुए थे 776 बीसी में, 776 ईसा पूर्व। लेकिन आधुनिक ओलंपिक कब हुए थे, एथेंस में आपका 1896 में हुए थे, और ये कब हुए, 1924 में। यानी कि जब हमारे आपका समर ओलंपिक शुरू हुए थे तब विंटर ओलंपिक उनके साथ में शुरू नहीं हुए थे, विंटर ओलंपिक बाद में शुरू हुए, कब शुरू हुए, 1924। बहुत बार पूछा जाता है। दूसरे कहां पर हुए थे, 1928 में सेंट मॉरिस स्विट्जरलैंड में। 2022 में कहां पर हुए, पिछले वाले बीजिंग में। और बीजिंग एकमात्र ऐसा शहर बना है, एकमात्र ऐसा शहर है जिसने ग्रीष्मकालीन यानी कि विंटर और ओलंपिक दोनों गेम्स का आयोजन किया है, ग्रीष्मकालीन प्लस शीतकालीन। ठीक है, तो आप कहोगे अच्छा भैया ये अकेला है, पहला शहर बना है, यानी कि समर और विंटर ओलंपिक्स दोनों को आयोजित करने वाला पहला शहर कौन सा है। आज तक कोई भी ऐसा शहर नहीं है इसमें दोनों तरह के गेम्स हुए हों। जैसे बीजिंग आपको याद आएगा कि भैया अभिनव बिंद्रा ने जो गोल्ड जीता था शूटिंग में, वो कब जीता था, तो 2008 के बीजिंग में जीता था, तो भैया वो तो समर ओलंपिक था। अच्छा, समर ओलंपिक था और 2008 में यहाँ पे समर ओलंपिक हो गया और 2022 में यहाँ पे विंटर ओलंपिक हो गया, तो कैसा शहर हो गया बताएंगे एक बार, बोलेंगे भाई कैसा शहर हो गया। भैया आप ऐसे छोटे बाल रखा करो, ठीक है जी, ऐसे ही रखेंगे। और बताओ 2026 के जो विंटर गेम्स हैं वो मिलान में होंगे, तो ये अभी तो हुए नहीं, अपकमिंग है, तो इम्पोर्टेंट बनेंगे, इम्पोर्टेंट बनेंगे। ठीक है, वो अपने आप ही बढ़ जाते हैं, मैं बढ़ाता नहीं हूं उनको, ऐसा ध्यान रखे कि बढ़ाने हैं, आगे आगे कोई दिक्कत, बोलेंगे 2026 के जो विंटर गेम्स है, भारत 1964 से शीतकालीन खेलों में भाग लेता है। तो जब 1924 में पहली बार गेम्स हुए थे तो क्या इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, आप कहेंगे नहीं। कब पार्टिसिपेट किया इंडिया ने, 40 साल के बाद में।
भैया एक बात बताइए, आप हाथ से लिख के क्यों नहीं पढ़ाते हैं इसको? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। चलो आज आपका ये दूर करते हैं इस चीज को। थोड़ा सा पहले लेके जाऊंगा लेकिन मैं तुमको, थोड़ा सा पहले, ठीक है? देखो, एक तो दोस्त जब हाथ से हम लिखते हैं तो मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बाइलिंगुअल होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन कोचिंग है और 100-200 बच्चे हैं और लोकल के बच्चे हैं। लोकल का मतलब कि हिंदी बोलेंगे तो समझ में आएगा। आप में से आपके बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनको हिंदी टर्म समझ में ही नहीं आएंगी। तो पहला तो फायदा ये होता है कि हिंदी और इंग्लिश, जिसको मान के चलो जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो वो इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी देख लेगा, हिंदी वाला हिंदी वाली। अगर मैं इसको हाथ से लिखने लगूं दोनों को तो शायद मैं आपको 2 या 3 स्लाइड पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, आधे घंटे में 2 या 3 स्लाइड होंगे, टाइम का वेस्टेज हो जाएगा और शायद 6 महीने तक भी हम पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। पहला रीजन तो ये है। ठीक है, अब दूसरा रीजन आते हैं, भैया ये मिथ हमारे दिमाग में किसने डाला कि हाथ से ही लिख के पढ़ना अच्छा होता है? सुनना मेरी बात को। एक जो बच्चा था वो स्केच बनाता है, स्केच समझते हो, चित्र। स्केच का मतलब होता है चित्र। एक बच्चा स्केच बनाता है, आप उससे ये कहो कि चित्र या तो अच्छा बनाएगा या बेकार बनाएगा। अच्छा या बेकार, समझना मेरी बात को, अभी कुछ मत लिखना, बस आपकी एक राय चाहूंगा, यस और नो में बाद में। अब आप ये बोले नहीं जी ये जो चित्र है ये तो मेरे सामने हाथ से बनाओ, मैं स्केच की खूबसूरती नहीं देखना चाहता, मैं ये नहीं देखना चाहता कि ये कंटेंट कितना अच्छा है, मैं तो ये देखना चाहता हूं कि इसको हाथ से कैसे लिखा जाता है। आपको फाइनल स्केच चाहिए या स्केच बनते हुए भी देखना है? बोलो भी फटाफट से, फटाफट से बताओ। आपको स्केच फाइनल चाहिए, मतलब आप मार्केट में जाते हो चित्र लेने या किसी की पेंटिंग लेने जाओगे तो आप ये उससे ये बोलोगे नहीं जी मुझे तो ये बनाते हुए समय का चाहिए, नहीं ना? तो क्या कोई उस बात का अर्थ बचता है? मैं उन बच्चों को गाइड कर रहा हूं जो कभी कभी बाकी टीचर्स की क्लास में भी कमेंट करते होंगे, ये जो इस पे लिखा हुआ है इससे सुंदर राइटिंग किसी की नहीं हो सकती, और जब मैं लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे। मेरा और आपका एक कांटेक्ट खत्म होता। तीसरा पॉइंट, मेरा और आपका आई कांटेक्ट कभी हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, आप लिखने में बिजी रहोगे, इसीलिए मैं प्री नोट्स देता हूं आपको पहले ही कि आराम से बना लो, अभी हमारा तुम्हारा कांटेक्ट बनेगा। बहुत बढ़िया, ये हुई ना अक्लमंदी वाली बात। सारे बच्चों ने कहा कि भैया हमको फाइनल स्केच चाहिए होता है क्योंकि उसकी खूबसूरती उसमें दिखती है। अब तुम बोलोगे नहीं भैया हमको बनते हुए देखना है, तो ये तुम्हारी फिर मंद बुद्धि को दर्शाएगा, मंद बुद्धि को दर्शाएगा, है ना? समझ पाए मेरी बात को या नहीं? इसीलिए कभी किसी से ये मत बोलो कि नहीं जी मुझे तो लिखा हुआ चाहिए, मुझे तो हाथ से लिखा हो। ये दर्शाता है कि भाई आपको लिखना नहीं आता है फिर, और लिखना नहीं आता तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिर क्या करेंगे? बात समझ में आई? अब एक बात के लिए प्रॉमिस कर दो, यहाँ पे लिख के सारे थम्स अप कर दो, बोले भैया हम किसी टीचर को परेशान नहीं करेंगे, दुनिया में किसी टीचर को नहीं। हमको जो चीजें सामने दिख रही है उससे कनेक्ट करना है। इससे खूबसूरत राइटिंग पूरी दुनिया में शायद हो सकती है किसी की हो, लेकिन मेरी नहीं है ना? तो भारत ने कब पार्टिसिपेट किया है आपका विंटर गेम्स में? बताएंगे 1964 में। क्या, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या भारत 1896 के ओलंपिक में चला गया था? ओलंपिक्स में चला गया था? आप कहेंगे नहीं, 1896 में। ऐसे ही पहले आपका विंटर ओलंपिक में भी इंडिया नहीं गया। एक होते हैं पैरालंपिक खेल, अभी हमने पढ़े थे क्या आपका भैया विंटर गेम्स पढ़े। विंटर गेम्स में हमने जाना कि विंटर गेम्स पहली बार 1924 में कहां पे हुए थे? सैमोनिक्स फ्रांस में हुए थे। और उसमें क्या होती हैं, जितनी भी आइस से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, आपका मैंने बताया आपको कि आइस से रिलेटेड जो भी आपके इवेंट्स होंगे वो सब खेल स्पर्धाएं, बर्फ खेल स्पर्धा। और आपका मैंने बताया 2022 में कहां पे हुए? बीजिंग में हुए, और बीजिंग पहला शहर बन गया समर प्लस विंटर का। 2026 में कहां पर होंगे? मिलान शहर में होंगे, इटली में होंगे। अब आते हैं पैरालंपिक गेम्स में। तो पैरालंपिक का क्या मतलब होता है? अभी रिसेंट में हुए, आपने देखे होंगे। बताओ इंडिया के कौन सबसे ज्यादा चर्चित रहे थे इस बार? खाओ मां कसम, खाओ मां कसम किसने कहा था बताओ? तो भैया पैरालंपिक गेम्स का मतलब होता है कि जो व्यक्ति दिव्यांग हैं किसी भी अंग से, किसी भी ऑर्गन से, जो विकलांग है, क्या उनके लिए भी स्पोर्ट्स नहीं होना चाहिए? हाँ भैया होना चाहिए। जो शारीरिक रूप से अक्षम हो गए, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं,
उनके लिए भी तो स्पोर्ट्स होने चाहिए जी, होने चाहिए। तो उनके लिए भी फिर जो गेम्स है उनको बोलते हैं पैरालंपिक गेम्स। पैरा प्लस ओलंपिक, इसमें जो एथलीट होते हैं उनको बोलते हैं पैरा एथलीट। पैरालंपिक गेम्स विकलांग एथलीटों और सामाजिक परिवर्तन के लिए, कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि जो शारीरिक विकलांग उनको तो मौका ही नहीं मिला, तो उनको भी प्लेटफॉर्म दिया गया। सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, मतलब कि एक इंटरनेशनली जो होस्ट किया जाता है, इससे बड़े कोई गेम्स नहीं होते। और एक ही मेजबान शहर में प्रत्येक ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद होता है। जैसे पेरिस ओलंपिक कब हुए बताएंगे? आप कहोगे भैया पेरिस में 2024 के क्या हुए थे? ओलंपिक्स हुए थे, ओलंपिक्स हुए थे। तो किस शहर में हुए? पेरिस में। तो इसी शहर में क्या होंगे फिर? जैसे ही ओलंपिक हो जाएंगे उसके तुरंत बाद क्या होंगे? फिर पैरालंपिक्स होंगे। क्या होंगे? पैरालंपिक्स इसके तुरंत बाद होंगे। तो मुझे बताइए, ओलंपिक और पैरालंपिक एक ही शहर में होते हैं या अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो आप कहेंगे भैया एक ही शहर में दोनों होते हैं, एक ही शहर में। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो भाई फटाफट से, बोलेंगे भाई। अच्छा, एक बच्चे ने कहा तो भैया इसका मतलब ये है कि हाथ से लेके कम पढ़ा पाएंगे। नहीं, आप अभी शायद नए हैं बच्चे, नए हैं आप, नए हैं, अभी अनुभव हो जाएगा। देखो, सेटिस्फाई सबको किया नहीं जा सकता किसी एक चीज से, दुनिया में सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं। आप भी नहीं कर पाते होंगे, मैं भी नहीं कर पा सकता हूं, कम नहीं। दरअसल में आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपको तैयारी करनी है, पहले क्या था, फिक्स चीजें थी, गिनी चुनी चीजें थी। आज आपको ज्यादा चीजें पढ़नी होती हैं। इसका दूसरा साइड देखिए, अगर आप चीजें ज्यादा अच्छी और बेहतरीन स्मार्ट वे में और ज्यादा भी पढ़नी होंगी, ऐसा नहीं आप सोचेंगे सेलेक्टेड चीजें मैं पढ़ लूं। ऐसे बच्चे रोते रहते हैं कि नहीं जी मुझे तो 4 पॉइंट्स दे दो किसी एक टॉपिक के और ये पढ़ लेता हूं, हाथ से लिख के पढ़ा दो, 4 पॉइंट्स पढ़ा दो। अब बुद्धू रोगे पूरी जिंदगी। इसलिए जैसे गाइड किया जाता है वैसे चला करो। ओके, बहुत बढ़िया सर, इनमें से मैक्सिमम चीजें मुझे याद हैं। हाँ, करंट अफेयर्स का टॉपिक है ना ओलंपिक। अभी आपने देखो रिसेंट में पैरालंपिक गेम्स हुए, तो आपने स्टडी की थी या नहीं? करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा पैरालंपिक गेम इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही, तो आपको वहीं जानना था। एक अच्छे स्टूडेंट का ध्येय क्या होना चाहिए कि उसको खुद जानना है। अच्छा, पैरालंपिक तो भैया पैरालंपिक पहली बार कब हुए थे, तो उसको अपनी रिसर्च मोड पढ़ानी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? पैरालंपिक गेम्स किनके लिए है? विकलांग एथलीटों के लिए, और एक ही मेजबान शहर में प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 22 दिसंबर 1989 को जर्मनी के डसेलडॉर्फ नगर में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बॉन जर्मनी में है। अब फटाफट से आंसर करो। मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। इसीलिए हम 23 जून को क्या मनाते थे भैया? ओलंपिक डे मनाते थे। तो मुझे फटाफट से आंसर कर दो, आईओसी का हेडक्वार्टर कहां पर था? आईओसी का हेडक्वार्टर कहां पर था 1894? सारे दोस्तों को आंसर आना चाहिए, तब पता चलेगा कि रिवीजन आपका जबरदस्त है या नहीं है। नहीं तो फिर बुद्धू हो तुम, बुद्धू का तुम्हें टैग दिया जाएगा फिर। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे? बॉन जर्मनी में है, 1989 में। इसके अध्यक्ष एंड्रू पार्सन्स हैं, एंडूनी एंड्रू। उपाध्यक्ष दुआने काले हैं, ये कभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे, पर इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति पीसीआई की स्थापना 1992 में हुई। ये इंडिया का है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पीसीआई, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, या इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति। नेशनल पैरालंपिक कमेटी भी इसको कहा जाता है, एनपीसी भी इसको बोलते हैं, और जर्नली इसका जो नाम है वो है पीसीआई। बहुत बढ़िया जी, लुसाने 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 लुसाने, सबने आंसर दिया कि आईओसी का हेडक्वार्टर लुसाने में है। कुछ बुद्धुओं का उत्तर दिल्ली है। ये वही है कि हाथ से लिख के पढ़ाओ भैया, टेढ़े लटक के पढ़ाओ भैया, पंखे पे लटक के पढ़ाओ भैया, सिर के बल खड़े हो जाओ भैया पढ़ाने के लिए। बताओ जी, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति पीसीआई की स्थापना 1992 में हुई है। पीसीआई के हेड कौन है वर्तमान में? ऐसे ही याद रख लेना, जो भारतीय ओलंपिक समिति थी वो उसकी स्थापना हुई थी 1927 में। जो आपका
क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा नेशनल ओलंपिक कमेटी थी, या इसको हम बोलते हैं आईओ ए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ, वो 1927 में, जिसके हेड मैंने आपको टाटा साहब बताए थे, वो बताया था मैंने कि उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा। तो ये वो तो है ओलंपिक के लिए आईओए, और ये किसके लिए पीसीआई, पीसीआई बोले तो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, नेशनल पैरालंपिक कमेटी बोलते हैं इसको, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। स्मार्ट बन जाओ स्मार्ट, नहीं तो पीछे रह जाओगे भीड़ में। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, शिकायतें कम मेहनत ज्यादा, एकमात्र नियम है सफलता का। राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति कब बनी है, 1992 में। अध्यक्ष कौन है इसकी, दीपा मलिक, नहीं भैया इसको हमने करेक्ट कराया, इन्होंने साहब ने किया नहीं है, दीपा मलिक थोड़ी है, अब तो दीपा मलिक चेंज हो गई है। वर्तमान में बताओ कौन है, चूरू राजस्थान से है वो, क्या नाम है उनका बताएंगे। इसकी जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके देवेंद्र झाझरिया, देवेंद्र देवेंद्र झाझरिया, ठीक है, देवेंद्र झाझरिया। ये करेक्ट करेंगे भैया, थम्स अप करेंगे जी भैया, जिन साथियों ने नोट्स बना लिए हो तो उसमें लिख लेंगे इसको। प्रधान सचिव आपको याद नहीं रखने, जे चंद्रशेखर। पहले अध्यक्ष कौन थे, रतन सिंह, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है दोनों के दोनों। जैसे आईओ के पहले अध्यक्ष कौन बताए थे मैंने आपको, आईओ के पहले अध्यक्ष थे हमारे टाटा साहब। एक क्वेश्चन और पूछ लूं, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, अब आएगा मजा। जहां पे मैंने आपको बताया था कि ओलंपिक खेलों के जो फादर हैं वो बोला जाता पियर डी कोबार्टिन को, और पियर डी कोबार्टिन दूसरे अध्यक्ष थे, तो मैंने आपको पहले अध्यक्ष भी बताए थे। बहुत थैंक यू सेबी यादव जी, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। पहले पैरालंपिक खेल 1960 में रोम में हुए थे। कब हुए थे, 1960 में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। पहले ओलंपिक कब हुए, 1896। पहले पैरा आपका विंटर ओलंपिक कब हुए, वो सेमोनिक्स फ्रांस में हुए, 1924 में हुए। और पहले पैरालंपिक कब हुए, रोम में। और याद रख लेना रोम में हमारे फिर तो भैया यहाँ पे ओलंपिक भी हुए होंगे इस ईयर में या नहीं जी, यहीं थे जहां मिल्खा सिंह को 4th प्लेस मिला था, 4th प्लेस। न्यूरोलॉजिस्ट गुहमान को पैरालंपिक का जनक कहा जाता है, जैसे पियर डी कोबार्टिन किसके हैं, ओलंपिक के हैं, न्यूरोलॉजिस्ट गुहमान किसके हैं, पैरालंपिक के फादर हैं। भारत के लिए पहला पदक जो जीता है, जैसे मैंने आपको बताया था ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता, ब्रिटिश इंडिया में तो नॉर्मन प्रिजार्ड थे, उनको तो गिनते नहीं हम गिनते हैं कि पहला मेडल हमको दिलाया हॉकी ने 1928 में एज ए गोल्ड, गोल्ड जीता हमने एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड में। अगर हम बात करते हैं कि हमने आपका पर्सनल कब जीता पहला, तो हम बोलते हैं हेलसिंकी में 1952 में रेसलिंग में केडी जाधव जी ने जीता था, याद है ना ये जी, याद है। इसी तरह पैरालंपिक जो गेम हुए इनमें पहले भारतीय कौन है, तो भारतीयों के लिए सबसे पहला पदक मुरलीकांत पेटकर ने जीता। हाल ही में एक मूवी आई है, बताओ उस मूवी का क्या नाम है। ऐसी मूवी देखा करो तुम, इंस्टाग्राम की रील्स छोड़ के, उससे अच्छा है कि किसी के संघर्ष की कुछ मूवी कभी कभार जब टाइम मिले, ऐसा नहीं दिमाग को पका के फेंक दो अपने को, है ना, इतना भी लोड नहीं देना उस पर। सप्ताह 10 दिन में कभी एक ऐसी संघर्ष से लेकर के कुछ जो आपका चित्रांकन कहीं भी किया गया कोई मूवी वगैरह वो देखा करो। ये देखना, बताओ कौन सी मूवी आई अभी रिसेंट में। भारत के लिए पहला सिंह पदक जो है वो मुरलीकांत पेटकर ने 1972 के हैंडिलबर्ग पैरालंपिक में तैराकी इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। किसमें, किस खेल से संबंध रखते हैं ये, तैराकी से। चंदू चैंपियन, चंदू चैंपियन आई ना अभी रिसेंट में, उस इसी कहानी पे, इन्हीं की, मुरलीकांत पेटकर जी के जीवन पे। तो कौन है ये भैया फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने पैरालंपिक में हमको मेडल दिलाया था, और मेडल भी कैसा दिलाया, गोल्ड। भारत कुल 60 पदक जीत चुका है आज तक, यानी अब से पहले 31 थे, और इस बार हमने कितने मेडल जीते पैरालंपिक्स में, भैया 29 जीते, जिनमें से 7 हमारे गोल्ड थे इस बार। करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा। बोले भैया हमने नहीं पढ़ा है करंट अफेयर्स में, हम तो सोते रहते हैं भैया, हम तो तब पढ़ते हैं जब पेपर की डेट आ जाती है।
बोलो जी। भारत कुल 60 पदक जीत चुका है। आज से आप, आज कितना, कितनी तारीख है आज? आज है 12 है ना आज, हाँ। 15 नवंबर से, याद है ना, करंट अफेयर्स के लिए कौन से सर आए हैं? कल उनकी लॉन्चिंग हुई, पहले से पढ़ा रहे थे आदर्श सर। आदर्श सर, इनके साथ बस क्लासेस करते रहना, आदर्श सर के साथ में जुड़ना, महसूस करना जब वो आपके लिए इवेंट लेके आए, या बहुत शानदार तरीके से अपनी रिसर्च भी ऐड करो, ठीक है, कि जर्नल घटनाएं क्या चल रही हैं, जो बड़े इवेंट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे साथियों ने अच्छा आंसर दिया, इनको मैं अच्छे स्टूडेंट्स की कैटेगरी में रखूंगा। उन्होंने कहा है कि भैया विकेलस जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पहले अध्यक्ष थे। कमाल कमाल कमाल। भारत 60 पदक जीत चुका है, जिसमें 16 गोल्ड हैं, 21 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज थे। दूसरा पैरालंपिक पदक जो भारत के लिए जीता, भीमराव केशरकर, एसएससी सीपीओ ने पूछा, सीपीओ 2021, किसमें भैया? भाला फेंक में, जैवलिन थ्रो में। इनका सिल्वर था, बाकी चीजें याद नहीं रखनी है, ठीक है, सिल्वर था इनका, बस याद रख लेना। दूसरा मेडल किसने जीता? भीमराव केशरकर ने। और पहला किसने जीता? वो मुरलीकांत पेटकर ने। ये 1984 के ओलंपिक में थे। 1984 के ओलंपिक में भारत की कौन थी? पीटी उषा। 4th प्लेस पर रह गई थी वो भी, 0.2 के 100वें हिस्से से, 1984 में। पिरुवल्लीकांत टेक परमेलूसा। कहते हैं कि जब आप दशमलव अंकों से रह जाओगे, दशमलव अंकों से रह जाओगे, तो उसका दुख शायद आपको पूरी जिंदगी रहे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स झेलते हैं इस दर्द को, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो योग्य होने के बाद भी सेलेक्ट नहीं हो पाते और मेरिट में दशमलव अंकों से रह जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं आपसे, स्मार्ट बनिए बहुत अच्छे से कि भाई मुझे ये चीजें रिवाइज करनी ही होंगी और अच्छे अच्छे फैक्ट्स मुझे पढ़ने ही होंगे। सिर्फ काम चलाऊ चीजें पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि गिनी चुनी चीजें पढ़ ली और काम बन जाएगा, नहीं। जोगिंदर सिंह बेदी जी को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये भी 1984 के ओलंपिक में थे। यहां इन्होंने एक ही पैरालंपिक में 3 पदक जीते। अब आप देखोगे गेम क्या तीनों अलग अलग हैं? जी हां, कमाल बात है। एक व्यक्ति, स्पोर्ट्स अलग अलग। तो क्या क्वेश्चन बनेगा? पैरालंपिक खेलों में वह व्यक्ति कौन है जिन्होंने 3 अलग अलग खेलों में भारत के लिए पैरालंपिक में पदक जीते या पैरालंपिक में मेडल्स पाए? तो कौन है? जोगिंदर सिंह बेदी हैं। मेंस शॉट पुट के लिए खेले, खेल भी याद नहीं रहे तो कोई, बस इतना ये फैक्ट याद रख लेना। क्या बोलोगे? 3 पदक, और तीनों के तीनों क्या हैं? 3 अलग अलग खेल हैं, डिफरेंट गेम्स थे। तो 3 अलग खेलों में, बेशक से भूल जाना क्या इनका मेडल है, वो याद भी नहीं रहेगा। अब तुम इनको रटने लग जाओ कि नहीं इनको इस वाले में रजत मिला। कोई कोई बच्चा याद भी कर सकता है, लेकिन उस मेमोरी का कोई महत्व नहीं है। बेवजह की चीजें भी मेमोरी में सेट नहीं करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत? देवेंद्र झाझरिया जी, जो अभी वर्तमान में पीसीआई के दीपा मलिक जी की जगह क्या बन गए? आपका हेड बन गए। कौन सा खेल खेलते थे? जैवलिन थ्रो। और भारत के लिए 2 गोल्ड जीत चुके हैं पैरालंपिक्स में। पैरालंपिक की बात करें 2004 2016, बीच में इनका गैप रहा, बहुत लंबा संघर्ष है। इनकी कहानी आप पढ़िए एक बार। 2020 में आपका यहाँ पे भी चांसेस थे, यहाँ पे गैप रहा था इनका बहुत बड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी थी। मरियप्पन थंगावेलु 2 मेडल जीत चुके हैं, बस नाम याद रख लेना। मरियप्पन थंगावेलु का संबंध किससे है? मेंस हाई जंप से। देवेंद्र झाझरिया जी का संबंध किससे है? जैवलिन थ्रो से, जैवलिन थ्रो से। दीपा मलिक, ये जो आपका पीसीआई की देवेंद्र झाझरिया जी से पहले अध्यक्षा थी, इनका क्या महत्व है? तो दीपा मलिक पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। रियो 2016 में शॉर्ट पुट इवेंट में जो गोला फेंक होता, देखा गोला, तो इनसे पहले कोई भी ऐसी महिला नहीं थी जिसने पैरालंपिक में मेडल जीता हो। अब यहां पे आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि भैया ये बताओ, पहली बार कौन सी महिला है जिन्होंने जिन्होंने आपका ओलंपिक में मेडल जीता था? भारतीय महिला बतानी है, फटाफट फटाफट। वैभव निकम जी ने बहुत अच्छा आंसर किया है। भैया 1960 रोम ओलंपिक ही पहले थे जिनका टीवी पे ब्रॉडकास्ट किया गया। आभास आभास आभास। मोहम्मद अमजद एकदम ठीक लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। क्या बोलेंगे आपका? ये कौन है? दीपा मलिक।
अब आते हैं पेरिस में जो पैरालंपिक गेम्स हुए आपका, ये कौन से गेम्स थे? 17वें थे। ओलंपिक कौन से थे भैया? वो 33वें थे, वो 33वें थे। आयोजन इनका 28 अगस्त से 8 सितंबर हुआ, ये सब याद नहीं रखना है। आयोजन इनका पेरिस फ्रांस में हुआ, ये बात याद रख लेनी है। ये तो मैंने आपको बता दिया, सेम सिटी में ही होता है। फ्रांस की राजधानी ने पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी, पैरालंपिक जो है इनके यहाँ पे क्या हुए हैं? पहली बार हुए हैं। ओलंपिक तो कौन सी बार हुए थे? ओलंपिक मैंने आपको बताया था, जरा बताएं ओलंपिक कौन सी बार हुए थे? तो आप कहेंगे भैया पेरिस में तीसरी बार हुए थे ओलंपिक तो, लेकिन पैरालंपिक क्यों भैया? अभी तो आप कह रहे थे कि हर शहर में जहां पे ओलंपिक होंगे वहीं पे पैरालंपिक होंगे। तो याद रख लेना भाई, आपका जो पैरालंपिक है वो शुरू ही 1960 से हुए हैं, तो 1960 के बाद ही तो एक शहर में होते होंगे। तो 1960 से पहले जितने भी हो गए, इनसे पहले ही मान के चलो 1956 के, तो तब तो पैरालंपिक होते ही नहीं थे। अच्छा, तो जो पेरिस में ओलंपिक हुए थे वो 1960 से पहले हुए थे भैया। हाँ जी, ईयर आप बता दो मुझे फटाफट से, कौन कौन से ईयर है, जब पता चलेगा। तीन कौन कौन से बताए थे? बड़ा अच्छे से रिलेट करके बताए थे कि दूसरे वाले याद रखने। तो 19 के पेरिस में हुए, 2024 के हुए, और एक कब हुए थे? मतलब एक तो भैया 1900 में हो गए, तो इससे पहले हैं। ओ हाँ भैया, आपने बताया था कि पेरिस ओलंपिक 100 सालों के बाद हुए फिर से, यानी कि 1924 में भी पेरिस में हुए थे। तो जब 1924 यानी 1900 में और 1924 में, तो वो दोनों 1960 से पहले हो गए ना। हाँ जी, तो इस वजह से पहली बार समर पैरालंपिक यहाँ पे हुए, क्योंकि 2 बार पहले तो आपका होते ही नहीं थे उस टाइम पे। तो क्या बोलेंगे भैया, 1960 से पहले थोड़ी ना होते थे पैरालंपिक, तो कैसे होते? उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया। मुख्य खेल और अन्य इवेंट्स, इसमें 22 आपका स्पोर्ट्स थे, 22 स्पोर्ट्स थे आपका, ठीक है। जैसे उसमें 32 थे ओलंपिक में, वहां पे इवेंट्स कितने थे? 329, यहाँ पे 549। ओके, कुल प्रतिभागी 4400 से ज्यादा थे, ये सब नहीं पूछा जाएगा। भारतीय एथलीटों की संख्या कितनी थी? ओलंपिक में कितने बताए थे मैंने? ओलंपिक में गए थे भैया आपका टोटल 117, 117, उसमें 70 थे मेल एथलीट और 47 थी फीमेल एथलीट। तो यहां पे जो भारतीय एथलीट है वो है 84, और भारत में ये सबसे ज्यादा है जिन्होंने 12 स्पोर्ट्स में भाग लिया। भारतीय पैरा एथलीट पेरिस 2024 में 3 नए खेलों, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में हिस्सा लिया पहली बार। ये सिर्फ रीडिंग लगानी है इसकी, जो महत्वपूर्ण चीज होगी उसको मैं बताऊंगा। आदर्श वाक्य वही आपका जो पेरिस में था, गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर वही जो ओलंपिक का है, ओलंपिक फ्रीज। और ओलंपिक फ्रीज जो पारंपरिक छोटी फ्रीजियन टॉपियों पर आधारित है, कैप लगा के रहते हैं। बताना किस रिवॉल्यूशन से संबंधित है ये फ्रीज? कल मैंने समझाया था आपको, एक रिवॉल्यूशन समझाई थी, बताओ कौन सी रिवॉल्यूशन थी? तो आप बोलोगे भैया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का साइन है ये, फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक है, फ्रांसीसी क्रांति। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक फ्रांस की राजधानी में आयोजित पेरिस 2024 पैरालंपिक में रिकॉर्ड 84 पैरा एथलीट हमारे गए। भारत का उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया, भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने 12 डिसिप्लिन में, मतलब 12 आपका स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, जो टोक्यो से 3 अधिक है। यानी टोक्यो में हमारे कितने गेम्स थे? 9 गेम्स थे, और इस बार हमने 3 गेम्स बढ़ा लिए, ठीक है। वो तीनों मैंने आपको नाम बताए अभी। भारतीय पैरा एथलीटों ने पेरिस 2024 में 3 नए खेलों, पैरासाइक्लिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। तो 3 गेम्स कौन कौन से जुड़े थे? पैरासाइक्लिंग, पैरा रोइंग और पैरा ब्लाइंड जूडो, ठीक है, इसमें हिस्सा लिया। पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में भारत ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। ये जस्ट रीडिंग लगानी है इसके, इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं होगा, ये हमको बस जानना है इसके बारे में, क्योंकि हमारे देश ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो एटलीस्ट हमको कौन कौन परफॉर्मर थे उनको जानना है। अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन भारतीय महिला है जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में 2 गोल्ड जीते हैं? तो कौन है? अवनी लेखरा। बताओ कौन सा गेम खेलती है भैया? शूटिंग। लेकिन क्या ये हमेशा से शूटिंग खेलती थी? क्या हमेशा से ये शूटिंग की प्लेयर थी? कोई ऐसा बच्चा है जिन्होंने अवनी लेखरा जी के बारे में जाना हो और ये बता सके कि इनका पहले गेम कौन सा था?
तो आप कहोगे नहीं भैया, उन्होंने शुरुआती दौर में जो गेम खेला उसमें उन्होंने देखा कि ये मेरे लायक नहीं है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसी चीजों का चुनाव कर रहे होते हैं जो हमारे लायक होती ही नहीं है, मतलब हमारी इफिशियंसी उस तरह की है ही नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी बस इसलिए करने लग जाते हैं कि मोहल्ले में कोई दरोगा बना है, अब मुझको भी दरोगा बनना है, और दरअसल में उसकी जो स्किल्स थी वो उससे भी कुछ बेहतर कर सकता था, लेकिन उसने ईर्ष्या, सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव के चलते हुए अपनी उस साथी स्किल को भी खो दिया, उस टैलेंट को भी खो दिया जिसमें वो उससे बहुत ज्यादा बेहतर कर सकता था। और तो यहाँ पे अवनी लेखराज जी का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि अपनी स्किल के हिसाब से जिए, और नहीं तो उसको फिर चेंज करें, नहीं तो फिर दुनिया की तरह आप भीड़ में उसमें खो जाओगे, वर्षों तक आप अपनी युवावस्था को खो देंगे उसमें, और युवावस्था खोते 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 जब आपको ये एहसास होगा कि अब क्या करें, तब तक वक्त बीत जाता है। बताएंगे भाई? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बोलेंगे भाई फटाफट से, ये दिखाएं क्या हो रहा है। सर जब एक ही शहर में होता है तो बीजिंग पहला शहर कैसे बनेगा? क्या एक ही शहर में होता है? वो बीजिंग वो आपका शीतकालीन ओलंपिक था, शीतकालीन एक में थोड़ी ना होता है। शीतकालीन तो आपका बीच में होते हैं। देखो जैसे आपका 2020 में क्या हुए होंगे, 2020 सब जानते हो, टोक्यो, क्या बुद्धू ने क्या रिलेट कर लिया दिमाग में अपने में खुद ही खुद। 2024 में पगलू इंसान, 2024 में कहां पे हुए? पेरिस में हुए। 2028 में कहां पे बताई मैंने आपको? एलए में बताई, लॉस एंजल्स में बताई, यूएसए में बताए नहीं बताए? तो ये कौन से हैं? ये विंटर है, विंटर है। और जो आपका, सॉरी विंटर बोल रहा हूँ, समर है ये आपका। जो विंटर होंगे ये कौन से हैं? ये समर है, ग्रीष्मकालीन है। और जो विंटर होंगे वो इस ईयर में क्यों होंगे? विंटर इनके बीच में होंगे। जैसे 2022 बीजिंग में हुए थे, कहां पे हुए थे? बीजिंग में। 2026 मिलान इटली में होंगे, तो देखना कहां पे हो रहे हैं ये। तो आप कहोगे अच्छा भैया 20 और 24 के बीच में क्या आ गया? 2022। तो विंटर इनके बीच में होते हैं। विंटर कहाँ होंगे? इनके बीच में। ये 2024 के बाद लॉस एंजल्स मैंने आपको बताए थे, इनके बीच में जो होंगे वो विंटर होंगे। तो विंटर तो हमेशा अलग शहर में होता है। मैंने आपको बताया जहां पे ओलंपिक होंगे वहां पे पैरालंपिक होते हैं। विंटर तो मैंने बताया ही नहीं है आपको। विंटर तो मैंने ये बताया था 2022 बीजिंग, तो बीजिंग 2008 में हुए थे आपका समर। भाई इससे पहले कहां हुए थे? 2016 रियो डी जेनेरियो। 2008 में कहां पे हुए थे आपका? 2012 लंदन में हुए थे। 2008 कहां पे हुए थे? बीजिंग में। तो बीजिंग में 2008 में हुए, और साथ ही बच्चों बीजिंग में 2022 में विंटर हुए। तो ये पहला शहर बना जहां पे आपका बीजिंग में, क्या बोलेंगे, पहला ऐसा शहर बना जहां पे समर भी हुए हैं और विंटर भी हुए। ये बात मैंने आपको बताई थी। सो गए थे क्या तुम बीच में? हैं? तुम्हारे पास किसी का फोन वोन तो नहीं आ गया? अभी पता चले तुम फोन पे बात करने लगे हो उस टाइम पे। समर और विंटर के बीच में 2 साल का गैप होता है बच्चों। अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में शूटिंग में विश्व रिकॉर्ड के साथ में खिताब को डिफेंड किया। डिफेंड मतलब पहले का उनका जो आपका खिताब था गोल्ड, उसको उन्होंने बचाए रखा, बचाए रखा। बहुत बढ़िया। भारत ने पहली बार एथलेटिक्स में 2 रिकॉर्ड दर्ज किए, जिसमें धर्मवीर और प्रणव सूरमा ने। क्लब थ्रो, एक डंडा होता है ऐसे बेसबॉल के जैसा, उसको फेंका जाता है, क्लब थ्रो, तो उसमें इन्होंने क्या बोला? स्वर्ण और रजत पदक जीते, धर्मवीर जी ने और प्रणव सूरमा ने। नाम एकदम याद नहीं रखना है, लेकिन धर्मवीर जी ने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया 34.92 मीटर का। किसमें? क्लब थ्रो में। तो इन फ्यूचर एग्जाम्स में आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है, धर्मवीर जिन्होंने एशिया रिकॉर्ड बनाया है क्लब थ्रो में, या पूछे धर्मवीर किस खेल के खिलाड़ी हैं, किस खेल से संबंधित है? क्लब थ्रो से। ये आपको याद रखना। भारत को 6ठा स्वर्ण पदक दिलाया, और जो पैरालंपिक में भारत के सबसे ज्यादा जीते गए स्वर्ण पदक हैं, यानी आज तक की जो हमारी परफॉर्मेंस थी इस बार के पैरालंपिक में वो सबसे बेहतरीन थी। बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने लिखा भैया अवनी लेखरा का पहला गेम तीरंदाजी था। तीरंदाजी, कमाल कमाल कमाल।
भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने भी पैरालंपिक में अपने खिताब को डिफेंड करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी के रूप में इतिहास रच दिया। डिफेंड किया इन्होंने, डिफेंड का मतलब सुरक्षित कर लिया। सुरक्षित का मतलब पहले भी मेडल जीते थे पिछले में और इस बार भी उसको बचाए रखा। उन्होंने पुरुषों की भाला फेंक, तो सुमित अंतिल का संबंध किससे याद रखेंगे हमेशा? सबसे मेजर पॉइंट है कि वो जैवलिन थ्रो से हैं, भाला फेंक से हैं। 70.59 मीटर के साथ में उन्होंने क्या जीता? गोल्ड जीता, जो एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड है। सुमित ने टोक्यो 2020 में पैरालंपिक में बनाए गए अपने ही पिछले रिकॉर्ड को एक बार नहीं बल्कि कंपटीशन के दौरान 3 बार तोड़ा। अपने ही रिकॉर्ड को, जैसे आप मॉक देते हो। अब आपको शिकायतें बहुत है, भैया ये करो वो करो, इधर उधर लगे हुए, लेकिन आपको क्या करना? अपनी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाते हो हर बार अपने रिकॉर्ड को ब्रेक करना है। पिछले से अच्छा करूंगा, चूकोगे भी आप उसमें, ऐसा नहीं है कि हर बार निराश हो जाना है कि मॉक में अच्छा नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, मॉक टेस्ट देते टाइम ये हमेशा खुद को एनालिसिस करना होता। मॉक टेस्ट मतलब आईना, कभी उसमें स्कोर कम हो तो परेशान नहीं होना है। परेशान होगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। बस ये देखना, अच्छा इनकी वजह से मेरा स्कोर गिरा है। भाई आप शीशे में देखते हो सुबह, आपने देखा यार मेरे बाल ठीक करे हुए नहीं है, तो क्या करोगे? कॉम्ब लेके ठीक करोगे ना उसको। तो जो फैक्टर्स है, मॉक देने का मतलब उसके स्कोर को देख के बहुत खुश भी नहीं होना और निराश भी नहीं होना। बस ये देखना, अच्छा इसी चैप्टर के क्वेश्चंस गलत हुए थे, अब इन चैप्टर को और फिर से बिल्ड करूंगा। अच्छा इसमें कुछ रिसर्च की कमी थी, थोड़ी रिसर्च बढ़ाऊंगा। इस तरह से धीरे 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 सुधार होता है। भैया नवदीप सिंह भी आपका, हाँ भैया देखो ऐसा होता है, अब तुम समझो, जर्नली कोई गाली दे दे तो कैसा महसूस होगा? और नवदीप सिंह ने जब भाला फेंका तो गाली दे दी। मोदी जी ने भी उनसे पूछा, क्या नवदीप ज्यादा जोश में आ गए थे तुम? तो उसने बोला हाँ जी थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभार। तो जब हमारे देश का कोई सम्मान बढ़ाता है तो उनकी फिर बहुत सारी चीजें हमें एक्सेप्टेबल हो जाती है कि हाँ ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर है, हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? और फिर माँ कसम तो उनका चर्चित हो ही गया। नवदीप सिंह भी बिल्कुल भाला फेंक से संबंधित है। पिछले रिकॉर्ड को एक बार नहीं बल्कि प्रतियोगिता के दौरान 3 बार तोड़ा। किसने? सुमित अंतिल। हाई जंप में मरियप्पन थंगावेलु, तो मरियप्पन थंगावेलु अभी बताए थे मैंने आपको, किससे है? हाई जंप से है। लगातार 3 पैरालंपिक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। मतलब हर आपका पैरालंपिक में 3 पैरालंपिक्स में मेडल जीत चुके हैं। रियो में जीता, टोक्यो में जीता, और साथ ही अब आपका क्या बोलेंगे भैया, आपका पेरिस में भी जीता। तो हर बार जीत रहे हैं, पहले इंडियन है ये। प्रतिपाल ने महिलाओं की 100 मीटर T35 दौड़ में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ में कांस्य पदक जीता। और पैरालंपिक में ट्रैक इवेंट, ट्रैक मतलब दौड़ भाग वाले जो इवेंट होते हैं, उनमें ये पहला मेडल है इंडिया का। तो ये तो बस जान लेना है। कुल मिलाकर भारत ने पेरिस 2024 में ट्रैक स्पर्धा मतलब दौड़ भाग वाली जो स्पर्धा है उनमें 4 मेडल जीते, जिसमें दीप्ति जीवनजी भी शामिल थी जो महिलाओं की 400 मीटर और T20 वर्ग में कांस्य के पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली बौद्धिक रूप से कमजोर एथलीट बनी। बौद्धिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से जो कमजोर होते हैं। भाई एक तो कमजोरी कैसी होती है, हमारे शरीर में विकलांगता आ जाती है, कई बार क्या होता है मस्तिष्क में भी विकलांगता आ जाती है और मस्तिष्क कमजोर हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा जिनको बोलते हैं विक्षिप्त अवस्था में होते हैं, तो वो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। ठीक है, उनको भी मौका मिला और उन्होंने भी देश का जो सिर है वो गर्व से ऊंचा किया। ठीक है, ये कैटेगरीज हैं, याद रख लेना। जैसे कहीं पर T35 आया या T20 आया आपका, ये किस में कैटेगरीज हैं? ट्रैक, ट्रैक बोलेंगे, ट्रैक 20, ट्रैक 35। तो ये आपका कैटेगरी है स्पोर्ट्स की। ठीक है, स्पोर्ट्स की कैटेगरी, किस में कैटेगरी? दौड़ की कैटेगरी। जैसे आपने पढ़ा होगा कई बार, आपका हम आगे पढ़ेंगे अभी खेल को, जब हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से, जिसमें हम जानेंगे जैसे कि मान के चलो बॉक्सिंग भी कैटेगरी के हिसाब से होती है। ठीक है भैया, जो पहलवानी या रेसलिंग वो भी कैटेगरी के हिसाब से होती है। तीरंदाजी में भी कई कीर्तिमान स्थापित किए गए। पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने दूसरे स्थान पर रहने वाले पहले रैंकिंग राउंड में कुछ समय के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया, लेकिन बाद में उन्होंने राकेश कुमार के साथ मिलकर कंपाउंड, इसके साथ में राकेश कुमार के साथ मिलके, किसने आपका साथी बताएंगे? राकेश कुमार के साथ मिलके शीतल देवी ने क्वालिफिकेशन स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर हासिल किया। महज 17 साल की उम्र में शीतल ने राकेश के साथ मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक विजेता बनी। ये फैक्ट निकल के आते हैं।
जिनको हम अक्सर अपनी तैयारी में मिस करते हैं, एग्जाम में आते हैं, चक्कर खा जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मार्क करना। अब मुझे बताओ सबसे कम उम्र के फिर भैया ओलंपिक पदक विजेता कौन थे? सबसे कम उम्र में ओलंपिक इसी बार रिकॉर्ड बना, वो भी 2024 में, अमन सहरावत। तो अमन सहरावत ने सबसे कम एज में ओलंपिक और पैरालंपिक में सबसे। अब ये पूछना आप अपने साथियों से क्वेश्चन फटाक से, जब नहीं पूछा तो बोले तैयारी करो मजबूत, आपस में ग्रुप बनाओ अपने साथियों का, जो आप 4-5 लोग हो, ठीक है, ग्रुप स्टडी किया करो। ग्रुप में इधर उधर की बातें नहीं करनी है जो जर्नल लोग कर रहे हैं, लड़के खड़े होकर लड़कियों की चर्चाएं करते हैं यंग एज में, उस सब से बच गए। अगर लड़कियां खड़े होकर चर्चाएं कर रही हैं अगर बाकी लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में, उस सब चर्चाओं से छोड़ के एक प्योर ग्रुप बनाओ अपना, दो चाहे दो लोग हो उसमें, 3-4-5 पढ़े लिखे बच्चे, एक दूसरे को टारगेट दो। कल मैं तुझसे इस चैप्टर के क्वेश्चन पूछूंगा, कल मैं तुझसे ओलंपिक के क्वेश्चन पूछूंगा। एक दूसरे को टास्क दो और आपस में एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करो। तैयारी सबसे बेहतरीन इससे होती है। तो क्या बोलेंगे, सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता कौन बनी है? आपका शीतल देवी। किस खेल से संबंधित है भैया? आर्चरी। आर्चरी बोले तो तीरंदाजी, तीरंदाजी से, अर्जुन वाले से, ठीक है, राकेश के साथ में। बाद में भारत को हरविंदर सिंह के रूप में अपना पहला पैरालंपिक तीरंदाजी चैंपियन मिला। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और शॉटपुट खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव ने संयुक्त रूप से ध्वजवाहक की भूमिका निभाई। फ्लैग बियरर मैंने बताया था, फ्लैग बियरर कौन होते हैं? जो भारत का झंडा लेके चलते हैं। कहां पे? उद्घाटन में। और ओलंपिक में कौन था बताएं? वहीं पेरिस जो पैरालंपिक 2024 में जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल भारत की ध्वजवाहक रहे, ध्वजवाहक रहे। बताओ, अब हमने कितनी सारी चीजें जानी। अब आप समझिए, आप जो बच्चा कह रहा था, एक बच्चा, वो बुद्धू की बात समझो, इतनी चीजें क्या हम समझ सकते थे लिख के? 6 दिन लग जाते हमको इतना लिखने में। शीतल देवी राकेश जी के साथ में थी आर्चरी में, सबसे कम उम्र की 17 वर्ष की बनी, फिर उसको इंग्लिश में लिखता मैं। ऋतिक गड़े कह रहे मैं तो अकेला हूं सर। अकेला काफी होना चाहिए आदमी को, वन मैन आर्मी नहीं सुना आपने? ठीक है, नहीं भैया रेसिंग की कैटेगरी है, क्रिकेट वाला T20 नहीं, अभी नहीं बताया मैंने आपको। सर मैं अपने भाई से इसी तरह क्वेश्चन पूछता हूँ और मेरा भाई मुझसे, हाँ जी बढ़िया 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 एकदम, वेरी गुड वेरी गुड, है ना? तब मैं भी रेसलिंग का प्लेयर हूँ, बहुत अच्छी बात है साथी, वेरी गुड। शीतल देवी देखी होंगी तुमने यार, शीतल देवी कैसी दिखती, देख लेना, उनके हाथ नहीं थे, पैर से उन्होंने निशाना मारा, बड़ी चर्चित हुई थी वो, रिसर्च करो उसके लिए, बहुत बढ़िया। ओके, तो एक बार इन चीज़ों को आराम से, जो जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उनको इंपॉर्टेंट कीजिए, कभी भूलना नहीं है, बाकी की एक रीडिंग लगानी है, ठीक है? आज के लिए काफ़ी है, आज के लिए काफ़ी है, इसको लास्ट और कर देते हैं यहाँ पे। देखो, भारत की जो रैंक आई पैरालंपिक्स में, वो कौन सी रैंक थी बताएंगे? इंडिया 18वें नंबर पर रहा। टोटल मेडल इस बार कितने आए हमारे? 29 आए, जिसमें 7 गोल्ड थे, 9 हमारा क्या थे? सिल्वर थे, और 13 क्या थे? ब्रॉन्ज थे, ब्रॉन्ज थे। पहले नंबर पर कौन रहा ओलंपिक में? जैसे साथी यूएसए रहा, ठीक है, यहां पर दो सेकंड पे चाइना था, लेकिन पैरालंपिक में पहले पे कौन रहा? चाइना, 94 गोल्ड्स के साथ में। बाकी देशों के मेडल नहीं पूछे जाते हैं, भारत के संदर्भ में तीनों मेडल पूछे जा सकते हैं, 7, 9, 13। क्या बोलोगे? 7, 2, 9, यहां 2 का अंतर है और फिर 4 का अंतर है, ठीक है, 7, 2, 9। जैसे ओलंपिक में क्या रहे हमारे इस बार? 0 गोल्ड, 1 और आपका 5 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये ओलंपिक के हैं। पैरालंपिक में क्या रहे? 7, 9, 13, 2 और 4, 2 एंड 4। कितनी रैंक रही भारत की? ओलंपिक में रही भैया 71वीं, और आपका पैरालंपिक में भाई साहब रही हमारी 18th रैंक। ये क्या नाम से लिखे हुए हैं भैया? बहुत सारे जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया। इन खिलाड़ियों की लिस्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ध्यान से देखना कौन खिलाड़ी मेडल जीतने वाला किससे था। इसमें आपका टारगेट किस पर रहेगा? बड़े ध्यान से आपको एक टारगेट देता हूं, टारगेट आपका रहना चाहिए जो 7 गोल्ड हैं, क्योंकि बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिए, ठीक है? आप इसको रटे रखते हो बस पेपर में कि ये आ गया पैरालंपिक, कहाँ पे हुए थे, कितने मेडल जीते, सिर्फ इससे भर्स बात नहीं बनेगी।
जिन 7 खिलाड़ियों ने गोल्ड जीते उनके नाम आपको पता होने चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको अभी बताया, जैसे शीतल देवी जी का रिकॉर्ड हो गया आपका, ठीक है, अवनी लेखरा जी का रिकॉर्ड हो गया आपका, लगातार 3 ओलंपिक का रिकॉर्ड हो गया आपका मरियप्पन का। ओके बॉस, तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, मिलते हैं कल। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।